तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन। अब जो राजस्थान के किसान आंदोलन थे, उनके गठित होने का जो मुख्य कारण थे वो तीन कारण थे। पहला कारण था लगान कर। फिर इसके बाद का जो दूसरा कारण था वो था लाता कुंता पद्धति। दूसरा क्या कारण था? लाता कुंता पद्धति। और तीसरा जो कारण था वो था बेर बेगार प्रथा। बेर बेगार प्रथा। तो राजस्थान के जो मुख्य कारण थे वो मुख्य कारण तो ये थे कि पहला तो यहाँ पर लगान कर वसूला जाता था। दूसरी यहाँ पर लांता कूटा पद्धति अपनाई गई थी। और तीसरी थी बेर बेगार प्रथा। बेर बेगार प्रथा वह प्रथा होती थी जिसमें श्रमिकों के द्वारा काम तो करवाया जाता था, लेकिन उनको उसके बदले कुछ रकम या पैसे कुछ नहीं दिए जाते थे। और जो अन्य कारण थे, उन अन्य कारणों में पहला कारण जो आता है वो आता है कि यहाँ पर 84 प्रकार के कर 84 प्रकार के कर या टैक्स लगाए गए थे। और जो दूसरा कारण था वह चमड़ी कर था। इन 84 करों के बाद भी इन पर जो कर लगाए गए थे उनके नाम ये हैं। पहला है चमड़ी कर, तीसरा है तलवार बंदाई कर। कौन सा है? तलवार बंदाई कर। तो दोस्तों चौथा जो कारण था वो चौथा कारण है नुक्ता कर। नुक्ता कर। तो हमने जो कारण पढ़े वो पहला मुख्य जो कारण है, मुख्य कारण था लगान कर, यानी कि जो यहाँ के जो किसान थे उनसे लगान वसूली जाती थी। दूसरा जो कारण है वो है लाता कूटा पद्धति। यहाँ पर लाता कूटा पद्धति यहाँ के जो शासक थे उनके द्वारा, उनके यहाँ के मतलब राजस्थान के जो शासक थे सारे, उनके द्वारा लागू की गई थी। और तीसरी थी बेर बेगार प्रथा। और जो अन्य कारण थे वो अन्य कारण में पहला कारण आता है 84 प्रकार के कर। और दूसरा जो कारण आता है वो चौमरी कर। तीसरा है जो तलवार बंदाई कर। चौथा आता है नुक्ता कर आदि। अब राजस्थान में जो किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह शुरुआत हुई थी पहले ठिकाने या पहले स्थान बिजोलिया से। तो इसी के नाम पर इसको बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन। अब जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, ये बिजोलिया जो क्षेत्र है, बिजोलिया क्षेत्र वह क्षेत्र था, मतलब बिजोलिया में बेंस रोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य का जो उपरमाल का क्षेत्र था उसे बिजोलिया के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर यह बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। तो बिजोलिया किसे कहा जाता था? तो बेंस रोडगढ़ और बिजोलिया, ये मध्य का जो ये क्षेत्र था, ऊपर माल का क्षेत्र था। और यहाँ पर ही यह किसान आंदोलन हुआ था। अब बिजोलिया क्या था? बिजोलिया उस समय एक ठिकाना था। बिजोलिया एक ठिकाना था। बिजोलिया एक ठिकाना था। यहाँ के शासक जो थे उनको उबराव कहते थे। यहाँ के जो शासक थे वह उबराव कहलाते थे। तो बिजोलिया एक ठिकाना था जो कि बेंस रोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य में उपरमाल के क्षेत्र में बिजोलिया का किसान आंदोलन हुआ था। बिजोलिया एक ठिकाना था। जो रियासतें होती थी पहले 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, उनमें से एक ठिकाना बिजोलिया भी था। शासक जो यहाँ के शासक थे उन्हें उबराव कहा जाता था। बिजोलिया का जो प्राचीन नाम है वो मिलता है दोस्तों, बिजोलिया का प्राचीन नाम वह विजयावल्ली मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? प्राचीन नाम जो इस बिजोलिया क्षेत्र का था वो विजयावल्ली के नाम से इसको जाना जाता था। बिजोलिया वर्तमान में जो है वह भीलवाड़ा में स्थित है। वर्तमान में स्थिति वर्तमान में जो इसकी स्थिति है दोस्तों वह भीलवाड़ा भीलवाड़ा क्षेत्र में इसकी उपस्थिति पाई जाती है। अब बिजोलिया के जो संस्थापक थे, बिजोलिया
संस्थापक। तो बिजोलिया के जो उस समय के संस्थापक थे दोस्तों, वह थे अशोक परमार। आपने नाम तो जरूर सुना होगा दोस्तों अशोक परमार का। अशोक परमार जगनेर से आए थे, यह रहने वाले थे जगनेर के। जगनेर से आए थे और इन्होंने इस उपरमाल के क्षेत्र में बिजोलिया की स्थापना की थी। अशोक परमार ने खानवा युद्ध में भी भाग लिया था। इन्होंने जो खानवा युद्ध था उसमें भी भाग लिया था और इन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। किसका साथ दिया था दोस्तों? राणा सांगा का साथ दिया था। बिजोलिया क्षेत्र को उपरमाल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि बिजोलिया को उपरमाल के नाम से जाना जाता है। बिजोलिया को उपरमाल के नाम से भी जाना जाता है। यह मेवाड़ रियासत का भाग था। ये जो बिजोलिया ठिकाना था वो मेवाड़ रियासत में आता था। मैंने आपको बताया कि 19 रियासतें थी, 19 रियासतों में 3 ठिकाने थे। तो मेवाड़ रियासत जो थी उसका जो मेन ठिकाना था वह कौन सा था? बिजोलिया। कौन सी रियासत का था दोस्तों? तो यह था मेवाड़ रियासत का। मेवाड़ रियासत का ठिकाना बिजोलिया था। और इस समय जो मेवाड़ रियासत थी उसके शासक कौन थे? तो इसके शासक थे दोस्तों महाराणा फतेह सिंह। तो इस मेवाड़ रियासत के जो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय के जो शासक थे वह महाराणा फतेह सिंह थे। उपरमाल का जो पुराना नाम है, जो ये उपरमाल है, इसका पुराना नाम यह मिलता है कि इसका पुराना नाम उत्तम शिखर या उत्तमादेवी भी कहा जाता था। तो जो बिजोलिया का जो उपरमाल का क्षेत्र है इसे प्राचीन समय में हम उत्तम शिखर या उत्तमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने मुख्य कारण पढ़ लिए, लगान कर या लाता भूता पद्धति। तीसरा पढ़ा बेर बेगार प्रथा। अन्य जो कारण थे वह 84 प्रकार के कर थे। दूसरा जो कर था वह चौरी करता। तीसरा कर तलवार बंधाई करता। नुक्ता कर भी था। पहला जो किसान आंदोलन हुआ वो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। बिजोलिया में भी उपरमाल के क्षेत्र में किसान आंदोलन हुआ था। भैंस रोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य का जो क्षेत्र था उसे उपरमाल कहा जाता था। उपरमाल का पुराना नाम उत्तम शिखर या उत्तमाद्री के नाम से इसे जाना जाता था। बिजोलिया एक ठिकाना था, मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। शासक जो यहाँ के थे वो उबराव कहलाते थे। प्राचीन नाम इसका विजयवल्ली मिलता है। वर्तमान में यह भीलवाड़ा में स्थित है। बिजोलिया के संस्थापक को हम अशोक परमार कहते हैं। अशोक परमार जो था वो जगनेर से आया था और अशोक परमार ने खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। बिजोलिया को उपरमाल के नाम से जाना जाता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया। मेवाड़ रियासत का जो ठिकाना था वो बिजोलिया था, ये मैंने आपको बता दिया। और इस समय यहाँ के जो शासक थे महाराणा फतेह सिंह। तो ये तो हमने शासक पढ़ लिया। अब जो यहाँ का जो ठिकानेदार था दोस्तों, यहाँ का ठिकानेदार वो था राव कृष्ण सिंह। तो अगर मान लो आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय शासक कौन थे, तो शासक थे महाराणा फतेह सिंह। अगर ठिकानेदार पूछ लिया जाए तो ठिकानेदार थे राव कृष्ण सिंह। जो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है वह धाकड़ जाति के लोगों द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? धाकड़ जाति के लोगों द्वारा। बिजोलिया किसान आंदोलन धाकड़ जाति के लोगों द्वारा किया गया। ठीक है। अब जो ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन था ये हुआ था 1897 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक। यह चला था 1897 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक यह किसान आंदोलन चला था। कितने सालों तक चला है? तो ये चला है 44 वर्षों तक यह किसान आंदोलन चला। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक चला। तो इसके अंतर जो अंतर आता है इस वर्षों का वो आता है 44 वर्षों का। तो लगातार ये 44 वर्षों तक यह किसान आंदोलन चला था। और ये जो किसान आंदोलन था वह सबसे लंबी अवधि तक चला।
की अवधि तक चला। जो ये किसान आंदोलन है वो भारत का सबसे लंबा चलने वाला एक किसान आंदोलन है, जो ये राजस्थान में चला था। अब जो इसके जो चरण आते हैं वो दोस्तों आते हैं, वह 3 चरण आते हैं। अब 3 चरण, बिजोलिया का जो पहला चरण था, बिजोलिया का प्रथम चरण, बिजोलिया के प्रथम चरण जो चला था वो 1897 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक बिजोलिया का प्रथम चरण चला था। अब इसके जो नेतृत्व करता थे वो पहले नेतृत्व करता थे नानजी पटेल, पहला नेतृत्व करता नानजी पटेल था। दूसरा था ठाकरी पटेल, दूसरा जो नेतृत्व करता वो ठाकरी पटेल था। और तीसरा था फतेहकरण। आपको इनके नाम याद जरूर रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रथम चरण में कौन कौन नेतृत्व करता या कौन कौन लोग शामिल थे। तो वह थे नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, फतेहकरण और ब्रह्मदेव और हामिद हुसैन, हामिद हुसैन आयोग। ये जो थे लोग, ये स्थानीय नेता थे, यानी कि यह बिजोलिया क्षेत्र के ही रहने वाले थे। ये तो हो गया दोस्तों प्रथम चरण। अब इसके द्वितीय चरण की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन थे और यह कब चला था। तो द्वितीय जो चरण था वो 1915 ईस्वी से 1923 भी कह सकते हैं या 1927 भी कह सकते हैं। पूर्णतः मान्य पत्र तो नहीं मिलता कि 1923 में खत्म हुआ था, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि 1927 तक तो यह द्वितीय चरण खत्म हो गया था। इसमें जो पहला नेतृत्व करता था वो थे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक पहले नेतृत्व करता थे द्वितीय चरण के। दूसरे तो मन्ना लाल पटेल। तीसरे जो नेतृत्व करता थे दोस्तों वह थे हरिभाऊ किंकर, हरिभाऊ किंकर। आगे हम पढ़ेंगे जो हरिभाऊ किंकर है उनका संबंध बूंदी किसान आंदोलन से भी मिलता है। चौथे जो थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। और पांचवें जो नेतृत्व करता थे वो थे, नेतृत्व करता तो क्या है इसको आयोग बोलेंगे, मतलब पांचवा जो आता था वो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आता था, जो इनका साथ देते थे। अब ये जो थे ये अनुभवी नेता थे, क्योंकि इन्होंने अधिकांश किसान आंदोलनों में अपना योगदान दिया था। ये हो गया प्रथम चरण। प्रथम चरण चला 1897 से 1915 ईस्वी तक। इसमें पहले नेतृत्व करता नानजी पटेल, दूसरे ठाकरी पटेल, तीसरे फतेहकरण और चौथे ब्रह्मदेव और एक हामिद हुसैन आयोग था। और यही इनको संचालित करता था, स्थानीय नेता ये थे। और द्वितीय चरण में हमने पढ़ा कि ये 1915 से 1923 ईस्वी या 1927 ईस्वी तक चला था। पहले नेतृत्व करता विजय सिंह पथिक, दूसरे थे मन्नालाल पटेल, तीसरे थे हरिभाऊ किंकर, चौथे थे गणेश शंकर विद्यार्थी और जो चौथा आयोग, पांचवा आयोग था वो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था। ये सभी अनुभवी नेता थे। और तृतीय चरण की बात अब हम करते हैं दोस्तों। तो तृतीय चरण जो चला था, और तृतीय चरण 1927 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक चला था। तृतीय चरण 1927 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक चला दोस्तों। इसमें पहला जो नेतृत्व करता है वो है सेठ जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। दूसरा है जो दोस्तों वो है माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। इन माणिक्यलाल वर्मा के बारे में हम बताएंगे, इन माणिक्यलाल वर्मा के बारे में हम बताएंगे अगला जो बूंदी का जो किसान आंदोलन होगा, इसमें जो डाबी हत्याकांड था उसमें इन्होंने अर्जी गीत गाया था। वो किस शख्स पे गाया था ये कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। और तीसरा जो नेतृत्वकर्ता आता है वह आता है राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी तीसरा नेतृत्वकर्ता आता है दोस्तों। और चौथा आता है हरिभाऊ किंकर। देख लो दोस्तों, द्वितीय चरण में भी ये हरिभाऊ किंकर आया, चौथे चरण में भी हरिभाऊ किंकर का जिक्र हुआ। जानकी देवी, इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया, जानकी देवी जी। और छठा थे रमा देवी,
अब इस जो समय को कहा जाता है वो आंदोलन का पतन काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय में यह आंदोलन पूर्णतया खत्म हो गया था या समाप्त हो गया था, या फिर यूँ कहे कि इस किसान आंदोलन की जो शर्तें थी उनको यहाँ के जो महाराणा थे उनके द्वारा मान लिया गया था। अब हमने प्रथम चरण और द्वितीय चरण और तृतीय चरण की मोटी मोटी बात तो कर ली है दोस्तों, लेकिन अब हम विस्तार से पढ़ेंगे कि प्रथम चरण में क्या हुआ था। तो प्रथम चरण कब हुआ था शुरू दोस्तों? 1897 में शुरू हुआ था और 1915 ईस्वी में इसका दमन कर दिया गया दोस्तों। 1897 में तो शुरू हुआ और 1915 ईस्वी में इसका दमन कर दिया गया। अब जो 1897 ईस्वी थी दोस्तों, तो 1894 में बिजोलिया के जो ठिकानेदार थे, 1894 में जो ठिकानेदार थे दोस्तों, गोविंद सिंह। कौन थे दोस्तों? गोविंद सिंह जो ठिकानेदार थे उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई दोस्तों इनकी। तो इनकी मृत्यु के बाद 1894 ईस्वी में ही राव कृष्ण सिंह, जिसका मैंने ठिकानेदार आपको पहले बताया है, बिजली किसान आंदोलन का ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह थे। तो गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद राव कृष्ण सिंह आए थे और राव कृष्ण सिंह के समय ही प्रथम चरण यानी कि बिजली किसान आंदोलन का शुरुआत हुई थी। राव कृष्ण सिंह ने इन्होंने दोस्तों 84 प्रकार के कर प्रजा पर लगाए। इन्होंने 84 प्रकार के कर लगाए थे दोस्तों। और भू राजस्व कर जो था उसमें भी वृद्धि कर दी गई। मुख्य कारण थे इनके 84 प्रकार के इन्होंने कर लगाए और भू राजस्व कर में वृद्धि कर दी गई। अब 1897 जो ईस्वी है, यहाँ से यह प्रथम चरण शुरू हुआ था। 1897 ईस्वी में गिरधरपुरा गांव जो है उसमें दोस्तों, यह है गिरधरपुरा भीलवाड़ा में गंगाराम जो धाकड़ है, गंगाराम धाकड़ की यहाँ पर इनके पिता की मृत्यु भोज में सभी किसान एकत्रित हुए थे। आपको पता है दोस्तों, जब किसी घर पे मृत्यु हो जाती है तो गांव के सभी सदस्य आकर उसकी सांत्वना प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार जो गिरधरपुरा गांव था जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, उसमें जो गंगाराम धाकड़ थे उनके पिता के मृत्यु भोज में सभी एकत्रित हुए। राव कृष्ण सिंह की जो शिकायत थी, उस समय राव कृष्ण सिंह की शिकायत यहाँ के जो दो मुख्य लोग थे, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल के द्वारा मेवाड़ के महाराणा। अब आप बताइए दोस्तों, मेवाड़ का महाराणा उस समय कौन था? आपको मैंने पहले बताया है, मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को कर दी गई। लेकिन जो ये मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह हैं, इनके द्वारा जांच हेतु इन्होंने भेजा था हामिद हुसैन को। किसको भेजा दोस्तों? हामिद हुसैन को जांच के लिए भेजा। मेवाड़ के महाराणा ने हामिद हुसैन को जांच के लिए भेजा। और जो हामिद हुसैन थे, इन्होंने फैसला आया कि ये जो किसान थे, किसानों के हित में ही सुनाया। इन्होंने जो फैसला सुनाया था वो किसानों के हित में सुनाया। लेकिन मेवाड़ के महाराजा ने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। हामिद हुसैन ने तो किसानों के हित में फैसला सुना दिया, लेकिन जो ये फतेह सिंह थे, इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं करी, जिससे बिजोलिया के जो ठिकानेदार था ये राव कृष्ण सिंह, इसके हौसले बुलंद हो गए और वह नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को राज्य से निष्कासित कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? ये जो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल है, इनको वह जो इनका जो राज्य है बिजोलिया, उससे निष्कासित कर देता है, यानी कि इनको यहाँ पर आने की पाबंदी भी लगा दी गई थी। और ये कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में यह कहा गया था कि नानजी पटेल और ठाकरे पटेल
राज्य से यूँ मान लो देश निकाला जो दिया जाता है, तो उस आधार पर इसको इनको बाहर निकाला गया था। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जो तीसरा जो कर लगाया गया वो था चौरी कर। इनको निकालने के बाद इन्होंने चौरी कर लगाया। चौरी कर वो होता है कि जो किसान या लोग जो होते हैं उनके जो पुत्री का विवाह होता है, पुत्री का विवाह, उसमें 5 रुपये कर के रूप में देने पड़ते हैं। चौड़ी कर के अंतर्गत क्या होता है, किसानों की पुत्री का जब विवाह होता है तो 5 रुपये कर के रूप में किसान को देने पड़ते हैं। इसे ही हम वो अपनी जमीन को पड़त रख के ग्वालियर की ओर जाने लगे। जो ये किसान थे बिजोलिया के, ये बिजोलिया के किसान, इनकी जो जमीन थी उनको ये पड़त रख कर कहाँ प्रस्थान कर रहे थे दोस्तों, ग्वालियर की ओर जाने लगे। पढ़त तो दोस्तों आप लोगों ने समझा ही होगा कि जैसे ज़मीन होती है उस पर ना तो हकाएँ की जाती हैं ना जुताई की जाती है, उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। और वहाँ से तो ये उस ज़मीन को ऐसे ही छोड़कर वहाँ से निकल गए थे। इन्होंने अपनी ज़मीन पड़त रख दी और ये ग्वालियर की ओर जाने लगे। तब बिजोलिया के जो ठिकानेदार थे, वही ठिकानेदार कौन था, राव कृष्ण सिंह। ये राव कृष्ण सिंह, अब इसने क्या किया दोस्तों, अब इसने ये किया कि 1905 ईस्वी में जब सारे किसान ग्वालियर की ओर जाने लगे तो इसने ये जो चौरी कर था इसको हटा दिया। हटाना भी जरूरी था दोस्तों। अगर प्रजा में, अगर इसके साम्राज्य में अगर कोई व्यक्ति ही नहीं बचेगा तो इसकी प्रजा कहाँ से बनेगी। और 1906 ईस्वी में ये जो राव कृष्ण सिंह हैं, इसकी भी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद आता है नया ठिकानेदार पृथ्वी सिंह। पहले कौन आया था दोस्तों, पहले था इस किसान आंदोलन के शुरू होने से पहले पहला जो ठिकानेदार था वो था गोविंद सिंह। दूसरा आया उसके बाद 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह। अब आएगा दोस्तों पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह तीसरा ठिकानेदार है दोस्तों। तो दोस्तों राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई 1906 ईस्वी में। तो इनकी मृत्यु होने के बाद पृथ्वी सिंह नए ठिकानेदार बने। मेवाड़ इसके बिजोलिया ठिकाने की जो नए ठिकानेदार बने वो पृथ्वी सिंह बने 1906 ईस्वी में। अब पृथ्वी सिंह बन गए जिनके द्वारा, अब उसके द्वारा तो कर लगाए थे 84 प्रकार का कर लगाया गया था। दूसरा लगाया गया भू राजस्व कर में वृद्धि कर दी गई और तीसरा चौरी कर में लगा दिया गया। अब इसके द्वारा जो कर लगाया गया वो लगाया गया दोस्तों तलवार बंदाई कर। तो इसके द्वारा तलवार बंदाई कर लगाया गया था दोस्तों, जो एक उत्तराधिकारी कर था। तथा इस कर का विरोध 1913 ईस्वी में, जो ये कर था इसका विरोध किसने किया 1913 ईस्वी में, साधु सीताराम दास के द्वारा। साधु सीताराम दास के द्वारा इस कर का विरोध कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो इसके सहयोगी थे वह थे फतेहकरण और ब्रह्मदेव, जिनका हमने पहले ही जिक्र कर चुके हैं दोस्तों। साधु सीताराम दास के साथ फतेहकरण ब्रह्मदेव के द्वारा इनका विरोध किया गया था। किसानों को अपनी भूमि पड़त रख दी। इस कर के चक्कर में किसानों ने अपनी जो भूमि है वो दोबारा पड़त रखी। इस आंदोलन में यह दूसरी बार था दोस्तों जब किसानों ने अपनी भूमि पड़त रखी थी। तो इसके बाद ये जो पृथ्वी सिंह है इसकी भी 1914 ईस्वी में इस पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। और फिर इसके बाद जो नए ठिकानेदार बनते हैं वह बनते हैं दोस्तों राव केसरी सिंह। राव केसरी सिंह को नया ठिकानेदार बनाया जाता है। और ये कब बनते हैं दोस्तों, 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में इसके जो ठिकानेदार हैं वो राव केसरी सिंह को बनाया जाता है बिजोलिया के ठिकानेदार। और जो राव केसरी सिंह थे ये पृथ्वी सिंह के पुत्र थे दोस्तों। पृथ्वी सिंह के पुत्र थे राव केसरी सिंह, जो इस समय नाबालिग थे। ये इस समय नाबालिग थे दोस्तों जब इनको ठिकानेदार बनाया गया था, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु अचानक हो चुकी थी 1914 ईस्वी में, इसलिए इनको मजबूरन नया
ठिकानेदार बनाया जाना पड़ा। इसलिए यहाँ पर कोर्ट ऑफ बोर्ड्स की स्थापना की गई थी। यानी कि इस ठिकाने को चलाने के लिए यहाँ पर कोर्ट ऑफ बोर्ड्स की स्थापना की गई दोस्तों। इसकी स्थापना मुंशीरम, जिसके मुंशीरम यहाँ पर बनाया गया दोस्तों। इस कोर्ट ऑफ बोर्ड्स की मुंशीरम जो है वो अमर सिंह राणावत को बनाया गया। किसको बनाया गया दोस्तों? अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत को इस कोर्ट ऑफ बोर्ड्स के मुंशीरम बनाया गया। मुंशीरम यानी कि संचालक जो होते हैं वही मुंशीरम होता है। अब यहाँ के जो स्थानीय नेता थे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्थानीय नेता, अगर मान लो बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के जो स्थानीय नेता हैं वह कौन कौन है, तो एक हैं प्रेमचंद भी। वहाँ तो जो अपन ने वो जो पहली मोटी मोटी जानकारी लिखी थी उसमें तो हमने मेन जो मुख्य आदमी थे उनके नाम लिखे थे, लेकिन अगर हम विस्तार से पढ़ेंगे तो विस्तार में प्रेमचंद भी, ब्रह्मदेव, तीसरे आते हैं दोस्तों फतेहकरण। अब आप यही बता सकते हैं मेरे को कि इसमें कौन कौन आ सकते हैं। तो फतेहकरण चारण, पूरा नाम याद रखो तो फतेहकरण चारण। साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। और जो पांचवें आते हैं दोस्तों वो है सिद्ध, पांचवें कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये चार आदमी थे, प्रेमचंद वीर, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण और साधु सीताराम दास। ये मैंने दोस्तों आपको बिजोलिया के बारे में बता दिया। बिजोलिया के जो कहाँ पर स्थित है उसके बारे में मैंने आपको बताया। बिजोलिया के जो शासक थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। बिजोलिया के ठिकानेदार के बारे में बताया। और प्रथम चरण की हमने बात करी, और प्रथम चरण और द्वितीय चरण और तृतीय चरण की हमने मोटी मोटी जानकारी दी। फिर हमने प्रथम चरण की विस्तार से अध्ययन किया। उसके बाद ये वीडियो यहाँ तक ही ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में जो होगा द्वितीय चरण। बिजोलिया के द्वितीय चरण के बाद, ये जो बिजोलिया का द्वितीय चरण है उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा।